साथियों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बात कर रहे हैं 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस के बारे में। जब पति पत्नी के बीच में साथ में रहना नहीं हो, विवाद हो, तो पत्नी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। यानी कि जब पति पत्नी के विवाद हद से बढ़ जाए, सभी प्रकार की मध्यस्थताएं पूरी हो जाए और उसको कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है। अब 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का जो केस फाइल किया जाता है वो किस तरीके से चलता है, यानी कि कड़ी से कड़ी आगे कौन कौन सी स्टेज आएगी और वो केस कैसे चलेगा, आज केवल इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यानी कि जब कोई पत्नी ये चाहती है कि मुझे अपने पति से मेंटेनेंस लेना है, भरण पोषण लेना है, मासिक खर्चा लेना है, ऐसी स्थिति में पत्नी स्वयं भी या फिर अपने एडवोकेट के माध्यम से एक पिटीशन 125 सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रावधानों के तहत वह कोर्ट में प्रेजेंट करती है, जिसमें वह कोर्ट को एड्रेस करते हुए वह अपनी शादी से संबंधित जानकारी, पति से चल रहे विवादों से संबंधित जानकारी, पति क्या कमा रहा है उससे संबंधित जानकारी, उसे मेंटेनेंस क्यों चाहिए, क्यों उसे पति से अलग रहना पड़ा और कितना मेंटेनेंस चाहिए, उसकी जानकारी देते हुए पिटीशन फाइल की जाती है कोर्ट में। जहां पिटीशन जो ड्राफ्ट होता है वो ड्राफ्ट एप्लीकेशन और उसके साथ एफिडेविट और उसके साथ में संबंधित डॉक्यूमेंट कि वह उस व्यक्ति से विवाहित है तो उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शादी के फोटोग्राफ वगैरह जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगते हैं। जब ये पिटीशन कोर्ट के सामने फाइल होती है तो ये फर्स्ट स्टेज है कि आपकी पिटीशन कोर्ट के सामने फाइल हो गई। अब इसमें यह है कि इस मामले के अंदर कोर्ट सुनवाई करती है और कोर्ट जब उस एप्लीकेशन को देखती है, कहने का मतलब ये हो गया कि जो एप्लीकेशन फाइल हुई, कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अगर स्वीकार किया, स्वीकार करने का मतलब कोर्ट ने उस पूरी एप्लीकेशन, उस पूरी पिटीशन को पढ़ा और कोर्ट ने ये पाया कि मामला क्षेत्राधिकार का है, संबंधित डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, कोई कमी ड्राफ्ट के अंदर नहीं है, पिटीशन के अंदर नहीं है, तो कोर्ट उस मैटर में उस केस को रजिस्टर्ड करके पति यानी कि जो अपोजिट पार्टी विपक्षी है उसको नोटिस जारी कर देती है, समन जारी कर देती है और वह समन पति को तामील होता है या और उस समन के अंदर लिखा होता है कि पति को इस तारीख को इतने बजे इस कोर्ट के सामने अपीयर होना है और 125 सीआरपीसी का जो केस पत्नी ने लगाया है उसे उस केस का में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करना है। समन पति को तामील हो गया। अब यहां पर कई पति ये भूल करते हैं कि चलो मैं कोर्ट नहीं जाता हूं। अगर वो कोर्ट नहीं जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वह यह मानते हुए कि उसको समन तामील हो गया है, वह कोर्ट में आना नहीं चाहता है, तो पत्नी की गवाही करा के उसकी साक्ष्य करा के उसके पक्ष में एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकती है। यहां पे ये बता दूं मैं कि जब पति को समन मिल गया तो समन मिलने के बाद जब पति कोर्ट में अपीयर हुआ तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि पारिवारिक विवादों के अंदर मध्यस्थता करवाई जाती है और मध्यस्थता में क्या होता है कि दोनों को बैठाया जाता है, यदि उनके विवाद निपटारे योग्य होते हैं तो निपटारा हो या कोशिश की जाती है। तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता वार्ता केंद्र जो है वहां पर उन दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर करवा के फाइल मीडिएशन के लिए भेज दी जाती है। अगर वहां पर दोनों पक्षकारों के मध्य किसी भी बात पे साथ में रहना, अलग रहना, वन टाइम कंपनसेशन जैसी कोई भी बात डिसाइड होती है और वह केस विड्रॉल करना चाहती है पत्नी, तो उस राजीनामे को रिकॉर्ड पे लेके पत्रावली को खत्म कर दिया जाता है, फैसल कर दिया जाता है। लेकिन दोनों के बीच यदि कोई समझौता नहीं होता है तो फाइल वापस कोर्ट में आ जाती है और जैसे दूसरे केसों की ट्रायल होती है उसी प्रकार वहां की ट्रायल शुरू होती है। यहां पर एक चीज और है कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के केस में अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र भी साथ में पेश किया जाता है पत्नी की ओर से कि इस एप्लीकेशन को, इस केस को डिसाइड होने में साल, 2 साल, 3 साल का वक्त लग सकता है। तो इस मैटर में
अंतरिम भरण पोषण का प्रार्थना पत्र भी लगाया जाता है कि कोर्ट एक बार मामले की गंभीरता को देखते हुए, पत्नी की स्थिति को देखते हुए अंतरिम भरण पोषण का आदेश करे जब तक कि मामला डिसाइड न हो जाए। ऐसी स्थिति में पति कोर्ट में उपस्थित हो गया, मध्यस्थता वार्ता फेल हो गई, मामला वापस कोर्ट में आ गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर पति को अपना जवाब पेश करना होता है और पति अपना जवाब पेश करता है। जवाब क्या पेश करेगा? पत्नी ने जो भी एप्लीकेशन फाइल की है उसके क्रॉस में उसका क्या रिप्लाई है, पत्नी ने जो उसकी इनकम बताई है उसके बेटर में उसका क्या कहना है, पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के बारे में उसका क्या कहना है। उसके आधार पर जो पति है वह अपना जवाब अपने एडवोकेट के माध्यम से तैयार करा के या खुद तैयार करके प्रेजेंट करता है कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में। अब पत्नी की पिटीशन हो गई, पति का एफिडेविट हो गया, जवाब हो गया, जवाब के साथ उसका शपथ पत्र हो गया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है कि 125 सीआरपीसी का केस हो या डोमेस्टिक वायलेंस यानी भरण पोषण या मेंटेनेंस का कोई भी केस हो, उस केस में रजनीश बनाम नेहा के अनुपालना में एक शपथ पत्र पेश करना पत्नी और पति दोनों को जरूरी है। यानी कि वो जवाब पेश करने के साथ में पति को रजनीश बनाम नेहा की अनुपालना में शपथ पत्र पेश करना होता है और वही शपथ पत्र पेश करना होता है पत्नी को। यदि पत्नी ने पिटीशन फाइल करते समय ही वह शपथ पत्र पेश कर दिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो उसको भी करना है। अब ऐसी स्थिति में जब पति ने अपना जवाब पेश कर दिया, दोनों ने अपना रजनीश बनाम नेहा के मामले में अपना शपथ पत्र जिसमें डिटेल यानी कि दोनों के इनकम टैक्स से संबंधित रिकॉर्ड, दोनों की कमाई से संबंधित रिकॉर्ड, दोनों के सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट से संबंधित, दोनों की लायबिलिटी क्या है, दोनों के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, जो भी उनका जो आर्थिक बैकग्राउंड है उस आर्थिक बैकग्राउंड का पूरा उल्लेख उस शपथ पत्र में होता है। तो ये शपथ पत्र कभी भी गलत पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा के डॉक्यूमेंट तलब भी किए जा सकते हैं। अगर आपने उसमें कोई हेरफेर की है तो मुसीबत आ सकती है। अब ये सारी चीजें पेश हो गई। अब इन सारी चीजों के आधार पर अंतरिम यानी कि इंटरिम जो मेंटेनेंस है उस पे बहस सुनी जाती है। दोनों पक्षों के पति पत्नी जो है वो अपनी दलील देते हैं, उनके एडवोकेट्स अपनी दलील देते हैं और उसके आधार पर कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर जारी करता है कि स्वीकार करना है या नहीं करना है। ऑर्डर करना है तो कितना किया और किस तारीख से किया, ये ऑर्डर कोर्ट द्वारा किया जाता है। यदि पिटीशन फाइल किए लंबा वक्त हो चुका है, 10-12 महीने हो चुके हैं, तो कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वह प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक से भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर ऑर्डर की डेट से भी वह इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर सकते हैं। पूरी स्टेज बता रहा हूं। अब यहां पर इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड हुआ या नहीं डिसाइड हुआ तो उसके आधार पर आगे जो प्रोसेस चलता है वह चलता है एविडेंस का। एविडेंस में पत्नी जो है वह अपने एविडेंस पेश करती है, उसके जो डॉक्यूमेंट है उसको जो कहना है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है यानी कि वो जो डॉक्यूमेंट पेश कर रही है उस पर एग्जिबिट मेंशन होते हैं और उसके एग्जामिनेशन इन चीफ होने के बाद यानी कि महिला की जो एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई उसके बाद जो हस्बैंड की लॉयर है या हस्बैंड खुद वह क्रॉस एग्जामिन करता है यानी कि क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। और वह जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वह क्रॉस क्वेश्चन किस लिए किए जाते हैं? गवाह की सच्चाई को जानने के लिए, केस में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करने के लिए और पत्नी का झूठ साबित करने के लिए कि उसने जो पिटीशन फाइल की है उसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कौन से डॉक्यूमेंट उसने पेश किए। यानी कि जो हस्बैंड का एडवोकेट है वह पूरी तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन जो कि एक आर्ट है उसमें पूरी कोशिश करता है कि पत्नी ने जो लिखा वह उसको गलत साबित कर सके या उस केस में संदेह उत्पन्न कर सके। इस प्रकार जो हस्बैंड का एडवोकेट है वह क्रॉस करता है उसकी पत्नी से और उनके एविडेंस जो भी है गवाही बयान होके रिकॉर्ड पे आ जाती है फैमिली कोर्ट की फाइल में। इसके बाद सेकंड इसके आगे की स्टेज जो होती है वो स्टेज ये होती है कि अब पति के वकील ने तो क्रॉस कर लिया पत्नी को, अब यहां पर लड़की जो है, महिला जो है, जो पत्नी है, उस पत्नी का जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका जो साक्ष्य है उसके बंद होने पर अब मौका मिलता है पति को कि पति अपना एविडेंस कराना चाहता है। पति अपने कोई डॉक्यूमेंट है उनको कोर्ट की पत्रावली में शामिल करता है, उनका एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होता है और उसके बाद जो महिला का वकील है वह क्रॉस एग्जामिनेशन करता है किसको?
पति को, यानी कि जो पत्नी का वकील है वह पति को क्रॉस एग्जामिनेशन करता है और अपने केस को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार जो पुरुष है उसकी भी क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बयान वगैरह सब हो जाने के बाद उसकी एविडेंस भी बंद होती है। अब पूरे केस में क्या हुआ? पूरे केस में यह हुआ कि पत्नी ने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल किया, उन्होंने जवाब पेश किया, दोनों ने रजनेश बनाम नेहा की अनुपालना में अपने जवाब पेश कर दिए, शपथ पत्र पेश कर दिए, इंट्री मेंटेनेंस के ऊपर ऑर्डर हो गया, दोनों की एविडेंस हो गई और उसके बाद होता है फाइनल आर्ग्यूमेंट। फाइनल आर्ग्यूमेंट आप नाम से ही समझ गए, बहस अंतिम, यानी अंतिम डिस्कशन, अंतिम बहस। दोनों पक्षों के वकील या पति पत्नी जो भी उनको कहना होता है, कोर्ट में जो हुआ, बयानों में जो कंट्रोडक्शन आए और फाइल के अंदर जिस पक्षकार को लगा कि हमारी ये बात कहने के लायक, कोर्ट को दिखाने के लायक है, तो वो फाइनल बहस करते हैं कोर्ट में दोनों ही वकील। और दोनों ही वकील ये साबित करने की कोशिश करते हैं, पत्नी का ये वकील यह साबित करने की कोशिश करता है कि इसकी पिटीशन बिल्कुल सही है, पति इतना कमाता है और इतना मेंटेनेंस देना चाहिए। और इसी तरह जो पति का वकील है वह साबित करता है कि इसके बयानों में क्या कंट्रोडक्शन पाया गया, यह इतना नहीं कमाता है या इसने घर छोड़ा है वगैरह वगैरह, मतलब उनको गलत साबित करने की कोशिश करता है। कोर्ट दोनों के फाइनल आर्ग्यूमेंट को सुन लेते हैं, उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसके बाद फाइल रखी जाती है जजमेंट में, यानी कि पूरी पत्रावली पर जो एविडेंस हुए, जो एफिडेविट पेश हुए, जो रजनेश बनाम नेहा की अनुपालना में शपथ पत्र पेश हुए, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो गवाहों का सच सामने आया और फाइनल आर्ग्यूमेंट में जो एडवोकेट्स ने अपनी बात रखी और अपनी बात के साथ में जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की नजीर रखी, उनके आधार पर कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन देता है इस मैटर में कि पत्नी को मेंटेनेंस देना है तो कितना देना है और किस तरीके से देना है, और नहीं देना है तो किन आधारों पर उनका मेंटेनेंस खारिज किया जाता है। तो साथियों, इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पर आती रहती है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल भी न भूलें। और कानूनी मुद्दों पर 2000 से अधिक वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट है। यदि आप हमें चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें। और कोई कानूनी सवाल है, बात करना चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा पहले वीडियो देख ले सारी जानकारियां, फिर भी बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें, अनावश्यक कॉल न करें। कॉल बुक होने पर आपको हमारी तरफ से फोन आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।